बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार देखने को मिली। स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का समय नहीं मिलने से नाराज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सदन में प्रश्न नहीं पूछने की घोषणा कर दी, लेकिन बाद में संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने उन्हें भरोसा दिलाया। तब कहीं जाकर विपक्ष ने अपनी सहमति दी। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सदन में शराब से आय का मुद्दा भी छाया रहा। बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने शराब बिक्री की राशि बैंक में जमा नहीं करने पर सवाल पूछा और सरकारी खजाने को चूना लगाने का आरोप लगाया। इस पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जवाब दिया। कभी कोई सरकारी कर्मचारी अगर पैसा जमा नहीं कराता, एक दिन भी अपने घर में रखता है, तो उसके विरुद्ध में एफआईआर किया जाता है, उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाती है। लेकिन महासमुंद जिले में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा 5-5 करोड़ से अधिक की राशि रखना ये बहुत बड़ा जुल्म है। और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, एक तो कहां कहां राशि रखी गई है, कौन सी प्लेटमेंट एजेंसी है, उसके मालिक कौन है और उसके विरुद्ध में अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई। 5 करोड़ 25 लाख रुपया जो आपके क्वेश्चन के पूछी के अनुसार यस बैंक ने लापरवाही किया है। हमारा वार्षिक ऑडिट होता है, उसमें पकड़ा गया। उसके बाद हम लोग कार्रवाई कर रहे थे तो कोर्ट गया हुआ है, न्यायालय में है केस, इसलिए उसको कोर्ट ने 10 करोड़ रुपए का 10 करोड़ 33,000 लाख का वो एफडीआर दिया हुआ है कोर्ट का निर्देश अनुसार, उसको वसूल किया जाएगा। सदन में शोर शराबे के बीच नेता प्रतिपक्ष ने एक्सीडेंट के बीमा क्लेम मिलने में देरी को लेकर सरकार की घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि बीमा क्लेम लेने के लिए एफआईआर और पोस्टमार्टम की कॉपी नहीं मिलने से देरी होती है और इस देरी में सबसे बड़ा कारण अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति पर भी सवाल पूछा, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरकार की तरफ से जवाब दिया। आज भी वीकेंड सारे पोस्ट पड़े हुए हैं, तो कृपया ये दोनों विषय पर आप शीघ्र कार्रवाई करें कि जिससे उस विशेषज्ञ के कारण में उसकी रिपोर्ट में देरी हो, और दूसरी बात पोस्टमार्टम समय पे हो जाए, वह बॉडी पड़े ना रहे। और तीसरी बात कि मेरे यहाँ ये विषय नहीं है उसका, लेकिन अस्पताल में आप जब जा करके देखेंगे तो बिना डॉक्टर के आपके चिकित्सालय चल रहे हैं। पर्याप्त अवसर हो गया, 1.25 साल का समय मिल गया, लेकिन उसके बाद भी आप भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको आप सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके देखरेख में करीब 2000 डॉक्टरों के पद हमने 2 साल में भरे हैं। ये बॉन्डेड वाले भी हैं इसमें और नई भर्तियां भी जो हुई हैं, तो करीब 2000 डॉक्टर्स हमने भरे हैं। प्रयास यही हो रहा है कि पहले मेडिकल कॉलेजेस फुल हो जाएं, जिला अस्पताल फुल हो जाएं, सीएचसी फुल हो जाएं, फिर पीएचसी तक हम पहुंचे। लेकिन स्थिति में मुझे लगता है कि काफी अंतर आया है। 1900 कुछ डॉक्टरों के पद, लेकिन जो आपने कहा विलंब नहीं होना चाहिए और हम लोग का प्रयास रहेगा कि ऐसी बातें बार बार ना आए। तीसरे दिन एक बार फिर विपक्ष ने महिला अत्याचार को लेकर काम रोको प्रस्ताव दिया और चर्चा कराने की मांग की, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि एक दिन पहले ही इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है और कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री विपक्ष को जवाब दे चुके हैं। विपक्ष की मांग को सत्ता पक्ष ने खारिज कर दिया। इस पर सदन में गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितता का मामला उठाया, जिस पर सरकार के रवैये से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। कुल मिलाकर तीसरे दिन दोनों तरफ से नोकझोंक के बीच कामकाज होने के आसार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारा आज का मुद्दा है कामकाज भी और तकरार भी। तीसरे दिन विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई, लेकिन दोनों तरफ से नोकझोंक के बीच कामकाज भी हुआ है। हालांकि 6 बजते बजते कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित भी हो गई। कार्रवाई शुरू होते ही स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं मिलने पर विपक्ष ने प्रश्न नहीं पूछने की घोषणा भी की, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात कर भरोसा दिया और विपक्ष को मना लिया। तीसरे दिन शराब, स्वास्थ्य, धान और महिला उत्पीड़न के मुद्दे छाए रहे। कुल मिलाकर तीसरे दिन सरकार सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए
थोड़ी सी गंभीर भी नजर आई। विपक्ष ने भी सरकार के आग्रह को नहीं ठुकराया। आज का मुद्दा मैं बात आज सदन की कार्रवाई पर, उन तमाम मुद्दों पर जिन पर दोनों तरफ से नोकझोंक भी हुई है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, विधायक कांग्रेस के हैं रामकुमार यादव जी। रामकुमार यादव जी, आपका बहुत स्वागत है। सौरभ सिंह हैं, विधायक है बीजेपी के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और स्टेट हेड है हमारे धर्मेंद्र जायसवाल जी, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जायसवाल जी आपसे ही टिप्पणी चाहूंगा मैं। अमूमन हम देखते हैं कि जब कार्रवाई होती है तो हंगामा ज्यादा होता है। आज हंगामा भी हुआ, कामकाज भी हुआ और तकरार भी हुई। कुल मिलाकर ओवरऑल एक अच्छा जेस्चर हमें देखने को मिला है। धर्मेंद्र जी, देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा देश के उन सदनों में से शामिल है जहां सबसे बेहतर कामकाज के रिकॉर्ड बने हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के विधायकों ने रात में 2-2 बजे रात तक बैठ करके, 3-3 बजे रात तक बैठ करके अपना कामकाज निपटाया है। तकरार भी खूब होते हैं, मुद्दों को लेकर के असहमति होती है, सरकार के कामकाज को लेकर के असहमति होती है, उसकी नीतियों और जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर के असहमति होती है, जो आलोचनाएं होती है सदन में जम करके होती है। लेकिन कामकाज करने में कहीं न तो सत्ता पक्ष के विधायक पीछे होते हैं, न विपक्ष के विधायक पीछे होते हैं और देर रात तक बैठ करके यहाँ कामकाज करते हैं। जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उसको लेकर के लंबी चर्चा होती है। आज जिन मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा हुई और प्रदेश के बेहतरी के लिए उन मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। महिला उत्पीड़न का मामला निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन चूंकि कानून व्यवस्था के मामले में कल ही स्थगन विपक्ष ने लाया था जिसके ग्राह्यता को लेकर चर्चा हुई थी, लिहाजा आज उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं की गई। लेकिन अनुपूरक बजट पास किया गया। अनुपूरक बजट की चर्चा के दौरान दोनों पक्ष के सदस्यों ने हिस्सेदारी की और उसको लेकर लंबी चर्चा की। खासतौर पर राज्य के आर्थिक स्थिति को लेकर के उसमें चर्चा हुई और राज्य सरकार के कर्ज लेने की जो स्थिति बनी है उसको लेकर के विपक्ष ने अपनी चिंता जताई। वहीं सरकार ने विपक्ष की चिंताओं का समाधान भी किया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपनी सीमा पर कर्ज ले रहे हैं और केंद्र सरकार से जो हमें राशि मिलनी चाहिए थी वो राशि नहीं मिली है, लिहाजा कर्ज लेने की स्थिति बनी है। तो राज्य सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि जो कर्ज लिया जा रहा है उसका पुनर्भुगतान भी नियमित रूप से किया जा रहा है। कहीं कहीं योजनाओं को लेकर के, कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर के राज्य सरकार को धन की आवश्यकता है, लिहाजा कर्ज लिए गए हैं। और अनुपूरक बजट पर लंबी चर्चा हुई। तमाम जो मसले थे, चाहे वो आबकारी के मामले हों, चाहे स्वास्थ्य के मामले हों, प्रदेश के हित से जुड़े मामले हैं और प्रदेश के हित की चिंता दोनों पक्षों ने आज सदन में जमकर की है और इसको लेकर के सकारात्मक माहौल रहा है कि राज्य का कामकाज बेहतर हो। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा है वो धन्यवाद का पात्र है और यहाँ के जो विधायक हैं उनके कामकाज निश्चित तौर पर सराहनीय है। बिल्कुल ठीक बात कही जायसवाल जी आपने कि धन्यवाद का पात्र है। सौरभ सिंह जी, जिस तरीके से हमने देखा है आज जो कार्रवाई हुई है, कांग्रेस के विधायक और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़े, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सकारात्मक माहौल रहा। और आपका क्या कहना है इसको लेकर? अगर इस तरीके से ही सदन की कार्रवाई चलती रहे तो अच्छा होगा, जनता के लिए भी, सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। सौरभ जी, हम 90 लोग जो जीत के आए हैं जी, वो अपने अपने क्षेत्र की बात को लेकर और प्रदेश की क्या खुशहाली हो सकती है, प्रदेश कैसे बेहतर हो सकता है और बेहतर छत्तीसगढ़, भविष्य का अच्छा छत्तीसगढ़ कैसे बन सकता है, इसके लिए हम बैठते हैं। पक्ष और विपक्ष अपनी जगह है, कोई पक्ष में कभी रहता है, कोई विपक्ष में कभी रहता है, ये प्रजातंत्र के नियम है। परंतु ये पवित्र सदन है, जनता का पवित्र सदन है, इसकी पवित्रता को बनाते हुए नियम, कानून, कायदे और परंपराओं को लेकर आगे बढ़ते हुए जनता की भलाई के लिए जो हो सकता है उसको सब लोगों ने आज किया। सौरभ जी, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तारीफ इसमें नहीं होनी चाहिए कि जब विपक्ष रूठ गया, नाराज हो गया तो सत्ता पक्ष ने उन्हें मनाने के लिए लोग पहुंचे, सत्ता पक्ष के विधायक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं तारीफ नहीं होनी चाहिए इसकी? बीजेपी तारीफ नहीं करेगी? देखिए, सदन को चलाने की जिम्मेदारी शासन की होती है और शासन की जिम्मेदारी होती है। और ये प्रजातांत्रिक परंपरा में कल जो घटना हुई उस घटना से हम सभी लोगों को आहत पहुंचा था और कहीं ना कहीं पर सत्ता के लोगों को भी ऐसा लगा कि वो घटना नहीं होनी थी, इसलिए वो आकर मिले और इस गतिरोध को उन्होंने दूर किया। बिल्कुल सौरभ जी, कहीं ना कहीं कार्रवाई के दौरान बीजेपी की तरफ से ऐसे शब्द भी कहे गए जिससे सदन ने स्वीकार नहीं किया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं एक। देखिए, क्या होता है कि जब आदमी फ्लो में बोलता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कभी कभी आदमी मजाक में ले लेता है, कभी कभी आदमी उस चीज़ पर गतिरोध बना लेता है। तो ये वही शब्द है, उस शब्दों का चयन और शब्दों को किस ढंग से आदमी लेता है उसके ऊपर होता है। कभी आदमी अच्छे मूड में रहता है
तो वही बात पिंच नहीं करती और सब बराबर हो जाता है। और कभी गतिरोध ज्यादा रहता है तो छोटी छोटी बातों को आदमी पकड़ के जबरदस्ती खींच देता है, तूल पकड़ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही सौरभ जी आपने कि कभी न कभी मनोदशा भी इसकी वजह बन जाती है। रामकुमार यादव जी, कांग्रेस के विधायक हैं आप, और आप किस तरीके से देखते हैं सदन की पूरी कार्रवाई को? जिस तरीके से धान खरीदी का मुद्दा विपक्ष ने उठाया और इस पर सरकार ने मांग को खारिज कर दिया, विपक्ष की, इसे स्वीकार नहीं किया गया, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये छत्तीसगढ़ का, लेकिन आपने मांग स्वीकार नहीं की, सरकार ने मांग स्वीकार नहीं की विपक्ष की। देखिए शर्मा जी, जी, ये छत्तीसगढ़ जो है हम सभी जानते हैं इस बात को, इस छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा। और जिस प्रकार से हमारे जो सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, हमारे कृषि मंत्री, हमारे जो है अमरजीत भगत जी, जिस प्रकार के जो धान खरीदी किए हैं, ये सदन के अंदर में आया था बात, तो हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को बोले हैं, हमारे जो है सदन के नेता इस बात को बोले हैं कि अभी तक छत्तीसगढ़ में जितने भी कोई भी सरकार हो, चाहे 15 साल की आपका ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इन्होंने जो धान खरीदी जो किया था उसका हम आंकड़ा बताएं। और अभी तो सभी ने इस बात को स्वीकारा, सदन के प्रति हम जो है जितने भी दर्शक गृह में थे, अपन पत्रकार साथी थे, सब लोग इस बात को देखे और सिद्ध करके बताए हमारे मुख्यमंत्री जी कि अभी तक सबसे ज्यादा धान खरीदी अगर हुई है तो अभी भूपेश बघेल जी के सरकार में हुआ है। यादव जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जी। धान खरीदी सबसे ज्यादा हुई है, रिकॉर्ड बना है, इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो खरीदी के दौरान जो अव्यवस्थाएं हुई है उसको लेकर के विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल दागे थे और उन्होंने कुछ मामलों को उदाहरण देकर सदन में पेश किया और कहा कि इन मामलों की जांच कराई जानी चाहिए। जांच आपत्ति क्यों होनी चाहिए आपको? देखिए, आज इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जैसे आपने वहां पर बोला गया कि जांच होना चाहिए, किस बात का जांच होना चाहिए? इस बात की जांच होना चाहिए कि ज्यादा धान खरीदी हुआ है क्या? नहीं, जहां गड़बड़ियां हुई हैं, जहां व्यवसाय हैं, गड़बड़ी देखिए, आप हम सब जानते हैं इस बात को आप मीडिया वाले भी, आप भी जानते होंगे कि केंद्र सरकार जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ सरकार को वहां से वो 3 लाख गट्ठा बोरी देना था उनको, लेकिन वो दिया कितना? 1,35,000। तो आज जो है जिस प्रकार के 3 लाख देने वाले थे, दिए 1,35,000। तो जिस प्रकार की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बावजूद भी बनाया, मैं तो कहता हूं ताली बजा करके विपक्ष को भी धन्यवाद देना चाहिए। एक तरफ उसके एक कहावत है, किसी के पीठ में आप 50 किलो का बाट को लगा देंगे, रख देंगे, उसको बोलोगे तौर, पानी से पार कर, नहर को पार कर, नदी को पार कर। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी 3 लाख देने वाले थे उनको, मुख्यमंत्री जी हमारे सरकार को, लेकिन दिया 1,35,000। उसके बावजूद भी आज जो व्यवस्था बनाया, मैं कहता हूं सभी किसान इस बात को समझे हैं, जान चुके हैं कि किस प्रकार के छत्तीसगढ़ सरकार। रामकुमार जी, लौटूंगा आपके पास। रामकुमार जी, सौरभ सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हाथ उठाया। सौरभ सिंह जी, आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो बनाया है धान खरीदी को लेकर, लेकिन अव्यवस्थाएं भी हमें देखने को मिली हैं। विपक्ष किस तरीके से मुद्दे को उठाएगा? क्योंकि उठाया गया लेकिन मांग ही नहीं मानी गई। देखिए, 2 मुद्दे हैं। एक तो धान खरीदी के दौरान जो अव्यवस्था थी, जो बोरे की कमी थी, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि आज तक लगभग 2.5 लाख से 3 लाख तक मीट्रिक चावल एफसीआई में जमा नहीं हुआ है। पिछले साल की जो धान खरीदी हुई थी उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो धान सड़ गया है। यही चीज़ का मुद्दा है कि वो धान अगर सड़ गया, उसका चावल नहीं बना और चावल एफसीआई में जमा नहीं हुआ, तो यह तो राज्य की क्षति है और बहुत बड़ी आर्थिक क्षति है। ये जांच का विषय है कि धान अगर सड़ा तो धान सड़ने के पीछे कौन जिम्मेदार थे और जो जिम्मेदार थे उन पर क्या कार्रवाई होगी। बिल्कुल सौरभ जी, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है पिछले 2 सालों से क्या विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, किसान और धान का? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किसान और धान के बीच ही फंसी हुई है बीजेपी अभी तक। देखिए, विपक्ष के पास अवैध शराब का मुद्दा है, शराबबंदी करने का मुद्दा है,
रेत माफिया का मुद्दा है, प्रदेश में जो माफिया राज चल रहा है उसका मुद्दा है, सरकारी ज़मीनों को जो बेचा जा रहा है उसका मुद्दा है, जो ज़मीनों में अवैध प्लाटिंग हो रही है उसका मुद्दा है, अनेकों मुद्दे हैं। आज जैसे मैंने एथेनॉल का मुद्दा उठाया था कि आपने एथेनॉल का MOU किया है, बट एथेनॉल के MOU में चावल दिया जाएगा कि धान दिया जाएगा करके, अनेक ऐसे मुद्दे हैं और प्रश्नकाल में सारे मुद्दे आते रहेंगे। रामकुमार यादव जी, कहीं ना जी आप ही के पास आ रहा हूँ। रामकुमार यादव जी, हमने देखा है जब कोई समस्या आती है राज्य सरकार के पास या जो छत्तीसगढ़ में कोई समस्या आती है तो अधिकतर हमने देखा है उसके लिए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा देती है। तो क्या सभी चीजों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा देना, ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ देना, क्या ये सही लगता है आपको? देखिए सरवजी, हमारी सरकार जो जवाबदारी लेना चाहिए उसको बिल्कुल लेते हैं। हम ये कांग्रेस पार्टी जो है जिस प्रकार के जो आज सेवा कर रही है इस प्रदेश में, जैसे अभी हमारे जो है सौरभ सिंह जी मेरे बड़े भैया हैं, मेरे बहुत आदरणीय हैं, वो बोल रहे थे कि जो धान के सड़ने की बात, अभी मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं मेरे छत्तीसगढ़ के जनताओं को, जितने भी भाई बंधुओं को, कि अभी हमारे सरकार बनने के बाद अब जाके देखिए सोसाइटी में किस प्रकार की व्यवस्था बनाया जा रहा है, चबूतरा बनाया जा रही है। ये 15 साल की सरकार अभी तक नहीं किया, क्योंकि इसके पहले की सरकार जो थी वो किसानों पर, गरीबों, नौजवान साथियों, बेरोजगारों पर कोई गंभीरता नहीं था। हम ये कहते हैं कि आज इस प्रदेश में रहे चाहे देश में रहे, सबसे पहले किसान, अगर किसान खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। इसलिए सारी व्यवस्था, चाहे वो कर्जा माफी हो, चाहे धान का 2500 रुपया कुंटल देने की बात हो, चाहे आपका किसान का धान को जो ले रहे हैं उसको चबूतरा का व्यवस्था हो, हर विषय पर आज देखिए किसान छत्तीसगढ़ में, इसीलिए आज किसान खुश हैं। और छत्तीसगढ़ के आप जाकर के दिल्ली की तरफ जाकर के देखेंगे तो आज दिल्ली को, राजधानी को चारों तरफ से किसान घेर ठीक है रामकुमार जी, मैं लौटूंगा आपके पास। धान खरीदी के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है छत्तीसगढ़ में कि शराबबंदी, शराब को लेकर, अवैध शराब को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है छत्तीसगढ़ का। धर्मेंद्र जायसवाल जी, कई सरकारें आईं और चली गईं, शराबबंदी की बात कहती रहीं, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं हो पाई है, क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने पहली बार छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात कही थी। चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम शराबबंदी करेंगे। ये उनका चुनावी वादा है, उनके घोषणा पत्र का हिस्सा है। लेकिन घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है। घोषणा पत्र में ये कभी कहीं पर नहीं लिखा है कि सत्ता में आते ही शराबबंदी की जाएगी। और जब शराबबंदी की बात सदन में होती है, कई बार ये मुद्दा सदन में उठा है, सदन के बाहर भी इसको लेकर चर्चा होती है, तो कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि हम इसको जिस तरीके से शराबबंदी करना चाहते हैं उसके लिए हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं और उसमें विपक्ष का एक सदस्य हम बतौर प्रतिनिधि विचार के लिए जो कमेटी बनाना चाहते हैं उसमें चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उसमें नाम अपना दिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आपने शराबबंदी करने का ऐलान किया था तो आप शराबबंदी करिए, उसके लिए विचार विमर्श करने, रायशुमारी करने और तमाम बातों की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। इसलिए सीधे सीधे शराबबंदी का ऐलान करना चाहिए, उसको लागू कराने के लिए राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिए। अब सरकार के सामने 2 तरह की दिक्कत है। एक तो शराब का विकल्प क्या होगा, क्योंकि जो लोग शराब के आदी हैं उनके लिए एकदम से शराब की उपलब्धता खत्म कर देने से जो समस्याएं उत्पन्न होगी उससे निपटना होगा। दूसरा, राजस्व की जो हानि होगी, लगभग 5,500 करोड़ के आसपास, 5200-5300 करोड़ रुपए के आसपास सालाना शराब से जो आय होती है उससे प्रदेश में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। तो ये जो 2 नुकसान होने वाले हैं, तो राजस्व का नुकसान होगा और दूसरा शराब की उपलब्धता में जो वैकल्पिक नशे की तरफ लोग बढ़ेंगे उसको रोकने के लिए जो उनको कदम उठाने की जरूरत होगी। इन दोनों को लेकर के सरकार अभी लगातार विचार मंथन कर रही है। कई कमेटियां, अलग अलग कमेटियां बनी हुई है, वो कमेटियां काम कर रही है। एक पॉलिटिकल कमेटी बनना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मेंबर अब तक नामित नहीं हुआ, लिहाजा वो धर्मेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रामकुमार यादव जी, इस विषय पर आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। रामकुमार यादव जी, शराबबंदी का वादा किया कांग्रेस ने सत्ता में आते ही, और उससे पहले भी किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर पाई है। वादा पूरा करने की बात तो दूर सर, जब आपकी सरकार नई नई आई थी तब एक रिपोर्ट भी आई थी कि छत्तीसगढ़ शराब पीने के मामले में अव्वल था। क्या कहेंगे आप? देखिए शर्मा जी, माननीय भूपेश बघेल जी जो कहे हैं
उसको करेंगे। बिल्कुल क्योंकि इंतजार रहेगा सर, बिल्कुल। हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, हाँ, लेकिन इस बात को मैं आपको एक कह देना चाहता हूं शर्मा जी, हम ऐसा नहीं कहेंगे करेंगे शराबबंदी। गुजरात में जाइए, आज वहां पर शराबबंदी है, लेकिन होटल में कोई रुकेगा और 2 मिनट में उसके पास में शराब। बिहार चले जाइए, बिहार में आज वहां पर जो है क्या है, वहां भी शराबबंदी है, लेकिन आप वहां पर जो ब्रांड लेना चाहते हैं पी सकते हैं। और हमारी सरकार ये जो है सदन में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, आपका जो है जोगी कांग्रेस का विधायक हो, बहुजन समाज पार्टी के विधायक हो, इनको बोले हैं कि आप एक कमेटी बना लीजिए, हमारे भी विधायक रहेंगे और छत्तीसगढ़ में जाकर के घूम करके आप एक इसको रिसर्च कीजिए। हम ऐसा व्यवस्था बनाना चाहते हैं, ये नोटबंदी जैसे नहीं कि रातों रात जाकर के नोटबंदी कर दे, और ये देश की स्थिति आप स्वयं आप देखे हैं। ठीक है, सौरभ जी से, हमारी सरकार सौरभ जी से छोटा सा कमेंट दे दूंगा मैं, सबको लेकर लौटूंगा रामकुमार यादव जी। सौरभ जी, सौरभ जी, आपकी सरकार भी लंबे समय तक रही छत्तीसगढ़ में, लेकिन आपकी सरकार भी शराबबंदी नहीं कर पाई। आपको भी मालूम है शराब एक बड़ा राजस्व होता है किसी भी सरकार के लिए, और शराबबंदी करना एक बहुत बड़ा फैसला होगा किसी भी सरकार के लिए। आपकी सरकार भी थी, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं शराबबंदी नहीं कर पाए। इस पर छोटा सा कमेंट आपका। देखिए, कभी हमने ये वादा भी नहीं किया था, ना किसी चुनाव के घोषणा पत्र में बोला था कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होगी। एक, और नंबर 2, हमारे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में गंगा जल की सौगंध खाकर और 15 दिन के अंदर सरकार आएगी कि शराबबंदी कर कर मंचों में छत्तीसगढ़ की जनता को यह आश्वासन भी नहीं दिया था। नंबर 3, कि शराबबंदी तो नहीं हुई है, बट अवैध शराब की बिक्री कितनी हो गई है। आप देखिए लगातार प्रदेश में कैसे अवैध शराब बाहर से आके बिक रही है, प्रदेश के अंदर शराब बन रही है, और शराब का जो राजस्व है, मैं यह आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शराब का राजस्व जितना बढ़ना चाहिए, जितनी खपत बढ़ी है, उतना बढ़ नहीं रहा है। उसका क्लियर कट मतलब यह है कि डिस्टिलरियों से बिना होलोग्राम लगे हुए और बिना सरकार को राजस्व पटाए हुए अवैध शराब दुकानों में बिक रही है। ठीक है, ये तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पर चर्चा होती रहेगी। रामकुमार यादव जी, सौरभ जी, धर्मेंद्र जायसवाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आज की कार्रवाई को देखते हुए क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में ऐसे ही सदन चलता रहेगा, ऐसे ही तकरार भी होती रहेगी, कामकाज भी होता रहेगा? जैसा कि आज देखने को मिला, एक अच्छी कार्रवाई थी, सकारात्मक माहौल था और एक अच्छा जेस्चर भी देखने को मिला है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा इसी के लिए जाना जाता है। आने वाले दिनों में भी उन तमाम मुद्दों पर जो राज्य के हित में सदन में अच्छी चर्चा होगी। विपक्ष सरकार की आलोचना भी करेगी, विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगी, जवाब भी चाहेगी, और जिन मुद्दों में यदि कोई गड़बड़ी सामने दिखाई देगी तो उसमें जांच की मांग भी करेगी, और राज्य सरकार उसका जवाब देती रही है। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष की तमाम आशंकाओं का समाधान किया, और उन्होंने स्पष्ट किया, जब बजट पर चर्चा का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने जिस तरीके से साफ तौर पर स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में भी सरकार की कोशिश होगी, जैसा कि यहाँ परंपरा रही है, तो विपक्ष के जो सवाल हैं उसका जवाब दिया जाए, विपक्ष की जो आशंकाएं हैं उसको निर्मूल किया जाए, और जहाँ जांच की जरूरत होगी वहाँ जांच कराई जाएगी, जहाँ कार्रवाई की जरूरत होगी वहाँ कार्रवाई की घोषणा की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा जिन तौर तरीकों के लिए, जिन परंपराओं के लिए, जिन संवैधानिक मर्यादाओं के लिए जाना जाता है, वो मर्यादा इस सत्र में भी देखने को मिलेगी, ये पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज कार्रवाई चली है, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी बधाई के पात्र हैं, और स्वागत योग्य कार्य आज दोनों पक्षों ने किया है। रामकुमार यादव जी, आपका बहुत शुक्रिया। सौरभ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और धर्मेंद्र जायसवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आज कार्रवाई चली है, एक स्वागत योग्य कार्य किया गया है। सत्ता पक्ष ने जिस तरीके से विपक्ष को मनाया और जिस तरीके से यहाँ पर सवाल उठाए गए, हालांकि जनता से जुड़े मुद्दे जरूर उठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वागत योग्य कार्य दोनों ही तरफ से यहाँ पर हुआ है। तो आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।